साउथ अमेरिका के चिली में 33 वर्कर्स 100 साल पुरानी माइन में माइनिंग करने के लिए उतरे। ये माइन दुनिया की दूसरी लंबी बिल्डिंग शंघाई टावर से भी ज्यादा गहरी थी और समय के साथ इतनी कमजोर हो चुकी थी कि अंदर से पूरी तरह खोखली लग रही थी। जैसे ही ये वर्कर्स लगभग 2000 फीट नीचे पहुंचे, अचानक एक भयानक धमाका हुआ। चारों तरफ धूल और मलबे का ढेर फैल गया। माइन कोलैप्स हो चुकी थी और 33 लोग उसके अंदर फंसे हुए थे। जब ये खबर बाहर पहुंची तो सभी ने मान लिया कि इतने गहरे और खतरनाक हादसे के बाद उनका बचना नामुमकिन है, क्योंकि इस माइन में जाने का सिर्फ एक रास्ता था और बदकिस्मती से वापस आने का भी सेम एक रास्ता था। आगे उन वर्कर्स के साथ क्या होता है जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। 5 अगस्त 2010 का दिन, जब चिली के अटाकामा डेजर्ट के बीचों बीच सैन जोस नाम की एक पुरानी माइन में कॉपर और कोल की माइनिंग चल रही थी। ये माइन 120 साल पुरानी थी और इसके बॉटम तक जाने का रास्ता एक स्पाइरल ट्रैक के जरिए ही मुमकिन था। इस ट्रैक पर जिप्स की मदद से वर्कर्स और माइनर्स को रोजाना 2300 फीट नीचे भेजा जाता था। इस खतरनाक माइन में हर साल 30 से 40 वर्कर्स अपनी जान गंवा देते थे और 5 अगस्त 2010 को भी इसमें 33 वर्कर्स मौजूद थे। जब ये माइनर्स नीचे काम कर रहे थे तभी माइन में क्रैक्स पड़ने लगे और अचानक एक बड़ा हादसा हुआ। एक बहुत बड़ा पत्थर टूटकर माइन के एंट्री पॉइंट पर आ गिरा, जिससे पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया। ये पत्थर इतना बड़ा था कि उसे हटाना या तोड़ना नामुमकिन था। वर्कर्स की जान तो बच गई, लेकिन अब वे 2300 फीट नीचे एक ऐसी जगह पर फंस चुके थे जहां से न कोई वापस ऊपर आ सकता था, न उनके पास खाने पीने का पर्याप्त सामान था और न ही ऑक्सीजन का कोई ठिकाना था। ऐसा लग रहा था मानो ये 33 लोग जिंदा ही अपनी कब्र में दफन हो गए हों। पर कहानी में ट्विस्ट तब आया जब पूरे 69 दिन बाद इन्हें जिंदा माइन से निकाल लिया गया। लेकिन सवाल ये है कि ये मुमकिन कैसे हुआ? एक वक्त के खाने के साथ ये 33 लोग 69 डेज तक कैसे जिंदा रहे? कैसे उन्होंने लिमिटेड ऑक्सीजन में सरवाइव किया? और इस इम्पॉसिबल लगने वाले रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए इंजीनियरिंग टीम ने किन किन चुनौतियों का सामना किया? आज की इस वीडियो में हम आपको इस रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना की पूरी डिटेल्ड स्टोरी बताएंगे। इस स्टोरी को मैंने पूरे 13 चैलेंजेस में डिवाइड किया हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैलेंज नंबर 1 से। ये खतरनाक कोलैप्स दोपहर करीब 2 बजे हुआ। धमाका इतना तेज था कि माइन के एंट्री पॉइंट से धूल और मिट्टी की धूल उठने लगी और आसपास के इलाके भी हिल गए। ये खबर पूरे चिली में आग की तरह फैल गई और माइनिंग कंपनी ने तुरंत इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया। हर कोई इस बात को लेकर बेचैन था कि माइन के अंदर फंसे उनके वर्कर्स की जान बची भी है या नहीं। लेकिन वहीं एक रिटायर्ड माइनर जोस वेगा, जो अंदर फंसे वर्कर एलेक्स का पिता था, अपने बेटे को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। वेगा ने डिसाइड किया कि चाहे कुछ भी हो वो माइन के अंदर जाकर देखेगा। चैलेंज नंबर 2, जब जोस अपनी गाड़ी लेकर माइन के अंदर दाखिल हुआ तो अंदर का मंजर देखकर उसके होश उड़ गए। माइन की दीवारों में गहरे क्रैक्स पड़ चुके थे और छोटे मोटे पत्थर अभी भी गिर रहे थे। उसे अंदाजा हो गया था कि माइन बहुत कमजोर हो चुकी है और किसी भी वक्त फिर से कोलैप्स हो सकती है, लेकिन फिर भी वह अंदर जाने की हिम्मत करता रहा। कुछ ही देर बाद एक बड़े पत्थर ने उसका रास्ता रोक लिया। ये वही पत्थर था जिसने पूरी माइन को कोलैप्स किया था और ये कोई आम पत्थर नहीं था। ये पत्थर थायराइड नामक स्टोन था, जो ग्रेनाइट से भी 2 गुना ज्यादा हार्ड होता है। इसका वजन करीब 7 लाख टन था, यानी दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से भी भारी। अब यह साफ था कि किसी भी हालत में इस पत्थर को काटना या हटाना नामुमकिन था। लेकिन जोस, जिसने सालों तक इस माइन में काम किया था, वह जानता था कि माइन में वेंटिलेशन टनल भी है जो सीधा माइन के बॉटम तक जाती है। फिर उसने सर्च पार्टी इकट्ठी की और वेंटिलेशन सॉफ्ट से माइन के अंदर जाने की तैयारी शुरू कर दी। ये लोग तैयारी कर ही रहे थे कि तभी एक और जोरदार धमाका हुआ। ये था दूसरा कोलैप्स जिसने वेंटिलेशन शाफ्ट को भी पूरी तरह से क्रैश कर दिया। चैलेंज नंबर 3, वेंटिलेशन शाफ्ट के टूटने के बाद जोश के पास अपने बेटे को बचाने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई थी। अब किसी भी रेस्क्यू टीम के लिए माइन के अंदर जाना नामुमकिन हो चुका था। 24 घंटे बीत चुके थे और यह मामला इतना बड़ा हो गया था कि चिली की गवर्नमेंट को इस मामले में ध्यान देना पड़ा गया। चिली के माइनिंग मिनिस्टर लॉरेंस गोलबोर्न ने माइन का दौरा करने के बाद हाई स्पीड ड्रिलिंग रिग्स मंगवाई।
ये मशीनें फंसे वर्कर्स को बचाने की आखिरी उम्मीद थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि इन मशीनों से वर्कर्स को कैसे ट्रेस किया जाएगा। ऑपरेशन हेड्रा होल्ड ने 3 जगहों पर 6 इंच वाइड होल ड्रिल करने का फैसला किया और कैमरा के जरिए वर्कर्स का पता लगाने की योजना बनाई। लेकिन एक और बड़ी प्रॉब्लम थी कि ऑपरेशन हेड ने बताया कि जमीन के ठोस पत्थर ड्रिलिंग पाइप को इधर उधर कर सकते हैं, जिससे हम अपना टारगेट मिस कर सकते हैं। ये वैसा ही था जैसे बास्केटबॉल को 2000 फीट दूर से बास्केट में डालने की कोशिश करना, यानी इस ड्रिलिंग से वर्कर्स को ढूंढने का चांस सिर्फ 1% था। लेकिन इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। जितना समय गुजरता जा रहा था, वर्कर्स के बचने की उम्मीदें भी कम होती जा रही थी। इसी वजह से बिना देरी किए ड्रिलिंग शुरू कर दी गई। चैलेंज नंबर 4 अब पूरे 7 दिन बीत चुके थे, लेकिन ड्रिलिंग का काम अभी भी चल रहा था। एक्सपर्ट्स को माइन के अंदर 3 संभावित जगहों पर वर्कर्स के फंसे होने का अंदेशा था। पहली जगह लगभग 1000 फीट नीचे थी, लेकिन वहां कोई मूवमेंट दिखाई नहीं दी। दूसरी जगह 1600 फीट गहराई पर थी, लेकिन वहां भी सिर्फ घना अंधेरा था। माइनिंग साइट पर मौजूद लोगों की चिंता बढ़ती जा रही थी और वर्कर्स के बचने की उम्मीदें भी कम हो रही थी। तीसरी और आखिरी लोकेशन पर ड्रिलिंग की, जो जमीन से 2300 फीट नीचे थी, वहां एक छोटा कमरा था जिसे रिफ्यूज कहा जाता है। किसी भी आपात स्थिति में वर्कर्स इसी रूम में इकट्ठा होते थे, जहां 3 दिन का खाना रखा जाता था। लेकिन एक और प्रॉब्लम खड़ी हो गई। रिफ्यूज तक ड्रिलिंग पाइप पहुंचाने में 1 हफ्ते का समय लग सकता था, यानी पहले ही 1 हफ्ता गुजर चुका था और अब और 1 हफ्ता लगने वाला था। अगर वर्कर्स रिफ्यूज तक पहुंच भी गए थे तो उनके पास सिर्फ 3 दिन का खाना बचा होगा, लेकिन इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। इसलिए ड्रिलिंग का काम एक बार फिर शुरू कर दिया गया। चैलेंज नंबर 5 अब एक्सपर्ट्स के सामने एक नई चुनौती थी। उन्हें ड्रिलिंग पाइप को खास एंगल से 2300 फीट नीचे भेजना था, ताकि वह सीधा रिफ्यूज जहां वर्कर्स फंसे थे उस एरिया को हिट करे। कुछ दिन की कड़ी मेहनत के बाद पाइप आखिरकार 1300 फीट नीचे पहुंच गया, लेकिन एक बार फिर उम्मीदें टूट गईं। पाइप रिफ्यूज से सिर्फ 100 फीट दूर जाकर फंस गया। अब तक 14 दिन गुजर चुके थे और वर्कर्स के जिंदा होने की उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी थी। हालात इतने खराब हो चुके थे कि रेस्क्यू ऑपरेशन को बंद करने का ऐलान कर दिया गया। लेकिन तभी चिली के माइनिंग मिनिस्टर लॉरेंस कोलबोर्न ने अपनी टीम से आखिरी बार कोशिश करने की रिक्वेस्ट की। आखिरी प्रयास शुरू हुआ और 3 दिनों बाद ड्रिलिंग पाइप एक बार फिर 1300 फीट नीचे पहुंच गया। अब पाइप को बाहर निकालकर उसमें कैमरा भेजना था, ताकि यह देखा जा सके कि क्या अंदर कोई जीवन है। लेकिन अचानक पाइप के अंदर से कुछ अजीब आवाजें आने लगीं। पहले तो लगा कि यह सिर्फ पत्थरों की आवाज है, लेकिन जब स्टेथोस्कोप लगाकर चेक किया गया तो यह आवाज हथौड़े की तरह सुनाई दी, जैसे कोई पाइप पर मार रहा हो। फौरन पाइप को बाहर निकाला गया और जब उसे बाहर लाया गया तो उस पर एक लाल पेंट का निशान और एक चिट्ठी चिपकी हुई थी। चिट्ठी में लिखा था, हम रिफ्यूज में फंसे हुए हैं और हम सभी अभी तक जिंदा हैं। ये जानकर वहां मौजूद सभी लोग खुशी से रो पड़े। लेकिन असली चौंकाने वाला नजारा तब देखने को मिला जब 6 इंच के सुराख से कैमरा अंदर भेजा गया। सवाल ये था कि सिर्फ 3 दिनों के खाने के साथ ये लोग 17 दिनों तक कैसे जिंदा रहे। तो ये था चैलेंज नंबर 6। 17 दिनों की कड़ी मेहनत और लगातार कोशिशों के बाद आखिरकार माइनर्स की लोकेशन का पता चल ही गया। 6 इंच चौड़े पाइप में एक सीसीटीवी कैमरा और फोन लाइन डालना, ताकि नीचे फंसे माइनर्स का हाल देखा जा सके। ऊपर मौजूद हर शख्स की नजरें स्क्रीन पर टिक गई थीं। सभी बेताबी से इंतजार कर रहे थे कि वो अपने फंसे हुए साथियों का चेहरा देख पाए। जब कैमरा ने माइन के अंदर की तस्वीरें दिखाई तो माइनर्स की हालत काफी दयनीय थी। शदीद गर्मी के कारण ज्यादातर माइनर्स ने अपनी शर्ट उतार रखी थी और कुछ तो भूख के मारे बेहोशी की हालत में थे। उनके शरीर कमजोर हो चुके थे और चेहरों पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन जैसे ही उनसे फोन पर बात की गई, माइनर्स की आवाज में नई ऊर्जा और खुशी सुनाई दी। इतने दिनों की तकलीफ और भूख प्यास के बावजूद उन माइनर्स ने चिली का नेशनल एंथम गाया। जैसे ही माइन कोलैप्स हुआ, शिफ्ट सुपरवाइजर ने तुरंत सभी वर्कर्स को इकट्ठा किया और उन्हें रिफ्यूज एरिया तक लेकर आया। वहां बस 3 दिनों का खाना और पानी अवेलेबल था,
इसी वजह से सुपरवाइजर ने पहले दिन से ही खाना सोच समझकर बांटना शुरू कर दिया। हर वर्कर को सिर्फ एक घूंट दूध और एक चम्मच टूना मछली दी जाती थी, वो भी रोज नहीं बल्कि हर दूसरे दिन। लेकिन यह राशन भी सिर्फ 14 दिनों तक ही चल पाया। सुपरवाइजर ने बताया कि पिछले 3 दिनों से उन्होंने ना कुछ खाया है, ना ही पानी का एक कतरा पिया है। यानी वह ऐसी हालत में पहुंच चुके थे कि अब उनकी एक एक करके मौत हो सकती थी। अब रेस्क्यू टीम के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था किसी भी तरह 2300 फीट नीचे फंसे माइनर्स तक खाना और पानी पहुंचाना, वो भी केवल 6 इंच चौड़े सुरंग से। मगर यहाँ एक और समस्या थी। जिस खाने का वो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वही खाना उन्हें एक झटके में मार सकता था, क्योंकि 17 दिनों से भूखे होने के कारण उनके शरीर के मिनरल्स और विटामिन्स खत्म हो चुके थे। ऐसे में अचानक से खाना खाने पर हार्ट अटैक का खतरा था। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए चिल्ली सरकार ने नासा की फूड लैब से संपर्क किया। वहां के डॉक्टरों ने माइनर्स के लिए एक खास डाइट तैयार की, जो धीरे धीरे उनके शरीर को खाना पचाने लायक बना सके। फिर यह स्पेशल खाना पाइप्स के जरिए उन सभी माइनर्स तक नीचे भेजा गया। जब माइनर्स ने खाना खाया तो उनकी हालत में सुधार हुआ। चैलेंज नंबर 8। दूसरी तरफ रेस्क्यू टीम इस बात पर प्लानिंग करने लगी कि अब इन माइनर्स को कैसे और जल्दी से जल्दी बाहर निकाला जाए। 17 दिनों से माइनर्स की बॉडी को एक भी सनलाइट नहीं मिली थी और डॉक्टर्स का कहना था कि अगर जल्द उन्हें निकाला नहीं गया तो उन्हें फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। आखिरकार प्लान ये बना कि जिस तरह पहले 6 इंच का होल किया गया था, वैसे ही अब एक बड़ा होल किया जाए, इतना बड़ा कि उसमें से एक इंसान को बाहर खींचा जा सके। लेकिन यह आसान नहीं था, क्योंकि ये होल 6 इंच का नहीं बल्कि 21 इंच का होना था। अनुमान लगाया गया कि इस छेद को बनाने में करीब 90 डेज लगेंगे। फौरन हैवी ड्रिलिंग रिग्स मंगवाई गई और काम शुरू कर दिया गया। चैलेंज नंबर 9। 20 दिन गुजर चुके थे और अब माइनिंग मिनिस्टर इस बात पर ध्यान दे रहे थे कि जब होल बन जाएगा तो माइनर्स को कैसे बाहर निकाला जाएगा। गहराई इतनी थी कि एक वर्कर को ऊपर लाने में 1 घंटे से ज्यादा का वक्त लगता और सफोकेशन के कारण बीच रास्ते में उसकी मौत भी हो सकती थी। इसलिए एक ऐसी मशीन की जरूरत थी जिसमें ऑक्सीजन हो। चिली गवर्नमेंट ने फिर से नासा से मदद मांगी। नासा के स्पेस एक्सपर्ट्स ने सुझाव दिया कि एक खास कैप्सूल बनाया जाए जिसका डायमीटर होल के साइज के बराबर हो। इस कैप्सूल में ऑक्सीजन सिलेंडर लगाए जाएंगे। नासा ने इसे बनाने के लिए लगभग 2 महीने का वक्त मांगा। जब तक ड्रिलिंग का काम पूरा होता तब तक कैप्सूल भी तैयार हो जाती। चैलेंज नंबर 10। अब 26 दिन बीत चुके थे और हर सेकंड कीमती था। माइनिंग साइट पर टीवी चैनल्स 24 आवर्स लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे थे और पूरी दुनिया इस रेस्क्यू मिशन की हर खबर पर नजरें जमाए बैठी थी। ड्रिलिंग टीम ने अभी कुछ ही फीट की खुदाई की थी कि अचानक एक और प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि जिस हाइड्रोलिक पाइप से ड्रिलिंग हो रही थी वह लीक हो गया। इस कारण पूरा काम रोकना पड़ा ताकि मेंटेनेंस हो सके। इस न्यूज़ को देखकर एक और ड्रिलिंग कंपनी ने अपनी अलग टेक्नोलॉजी से ड्रिलिंग और वर्कर्स को निकालने की सर्विस ऑफर की। यहीं से सोचा गया कि सिर्फ एक ड्रिलिंग से काम नहीं चलेगा। अब प्लान बी बनाने का वक्त आ गया था। प्लान बी के तहत एक हैमर ड्रिलिंग रिग मंगाई गई जो पत्थरों को काटेगी नहीं बल्कि हैमर से तोड़ेगी, और वो भी 1 महीने में। प्लान बी की रिग ने काम शुरू कर दिया और प्लान ए वाली रिग भी फिर से चल पड़ी थी। चैलेंज नंबर 11। जब तक ड्रिलिंग का काम पूरा होता, चिल्ली सरकार ने फंसे माइनर्स के मनोरंजन के लिए आईपॉड्स भेजे ताकि वो मानसिक रूप से बीमार न पड़े। प्लान बी की रिग प्लान ए से काफी तेज थी और आधे से ज्यादा होल पूरा कर चुकी थी। लेकिन तभी एक और चुनौती आ गई। प्लान बी की रिग का हैमर लगातार चलने के कारण टूट गया और होल के अंदर फंस गया। अब प्रॉब्लम यह थी कि लोहे के इस भारी टुकड़े को बाहर कैसे निकाला जाए। फिर इंजीनियर्स ने एक खास मैकेनिकल सिस्टम बनाया जो प्रेशर डालने पर होल में फंसे लोहे के टुकड़े को पकड़ लेगा। कई दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार ये टुकड़ा बाहर निकाला गया और ड्रिलिंग फिर से शुरू हो गई। चैलेंज नंबर 12। अब माइनर्स को 52 डेज जमीन के अंदर फंसे हुए हो चुके थे। उनका हर पल बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था। तभी उन्हें एक अच्छी खबर मिली कि नासा की बनाई हुई एस्केप कैप्सूल माइनिंग साइट पर पहुंच चुकी है और अब बस ड्रिलिंग खत्म होने का इंतजार था। 65 डेज बीत चुके थे और सुबह 8 बजे प्लान बी की रिग ने आखिरकार 2300 फीट गहरे होल को पूरा कर दिया। इस खबर के साथ ही ऊपर और नीचे दोनों जगह जश्न मनाया गया।
माइनर्स की डूबती उम्मीदें अब फिर से जाग चुकी थीं। फिर 59वें दिन सुबह 6 बजे पहला माइनर सुरक्षित बाहर निकाला गया। इसके बाद एक एक करके सभी 33 माइनर्स को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जब माइनर्स जमीन से बाहर निकले, उन्होंने एक यादगार फोटो खिंचवाई और एक फोटो में दिखने वाले शब्द आज भी रिफ्यूज एरिया में लिखे हुए हैं। ये उन 33 माइनर्स की असली तस्वीरें हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के 59 दिन सैन जोस माइन में फंसे रहकर बिताए। इस घटना के बाद सैन जोस माइन को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। इस इंसिडेंट के ऊपर एक मूवी भी बनी है, दी 33 नेटफ्लिक्स पर आप देख सकते हो। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।